The rape and murder of an 8-year-old child in Kathua in Jammu and Kashmir is now not just a national story but an international headline. But 3 months ago, there was only one voice who was standing up and demanding justice for this little child. An activist of the Gujjar and Bakarwal community and a lawyer, Talib Hussain. He is my newsmaker today, and he must be credited with being that single voice who put this horrific story, this horrific incident on the national and the international map. तालिब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जनवरी की बात है जब ये हादसा हुआ और फरवरी तक कुछ आवाज़ें उठने लगी। मैंने भी लिखा क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ से कनेक्टेड रहती हूँ, स्टेट के कुछ पत्रकारों ने लिखा, लेकिन जिस तरह से आज पूरा देश उठ चुका है वो तब नहीं हुआ। तो आपने जब इसके लिए आवाज़, इस बच्चे के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, आप क्या इस बच्ची को और उसके परिवार को पर्सनली जानते थे? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। असल में मैं ख़ुद इसी कम्युनिटी से हूँ और बचपन में दूसरी, तीसरी और चौथी जमात जो है मैंने वहीं से रसाना के पास में दूसरे गांव से हासिल की। उसी गांव जहां पर ये हादसा हुआ है, रेप और मर्डर। जी जी जी। और दूसरा ये है कि मैं जिस दिन ये बच्ची गायब हुई 10 तारीख को, तो 13-14 के करीब मैं उसी गांव के पास में, दूसरा गांव कूटा है, कूटा में एक शादी थी, वहाँ पे गया। वहाँ पे कम्युनिटी के लोगों ने आके मुझसे कहा, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट तो ऑलरेडी पहले से ही था, तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटो दिखाया जो आज पूरी दुनिया के अंदर वायरल है और किसी एक ने शेयर किया हुआ था, फेसबुक पे चढ़ाया हुआ था। तो मैंने शेयर करके एसएसपी साहब से बात की कंसर्न और पूछा कि क्या मामला है ये बच्ची का। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा है, बेसिकली FIR हमने लगाई हुई है लेकिन अब क्लू नहीं मिल रहा, एक चीज़। तो बहरहाल उसके बाद मैं वापस गया, कुछ अपने लेवल पे कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन अब बहरहाल उस तरह से समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जब 17 तारीख को ये बच्ची की डेड बॉडी मिली तो सुबह सुबह उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये बात है, बच्ची की डेड बॉडी मिल गई है। तो उस दिन से भागा, फिर साथ में कोर्ट रहा, हॉस्पिटल रहा, फिर उसके बाद वापस आके प्रोटेस्ट वगैरह। तो आप ही के गाँव, जिस गाँव में आप बचपन में रहे, आप ही की कम्युनिटी की एक छोटी सी बच्ची, जब असेंबली में, जम्मू और कश्मीर की असेंबली में ये बात पहुंची तो नेताओं ने कुछ किया नहीं? नेताओं ने बेसिकली एक सबसे पहली चीज़ की कि उस वक्त का जो SHO था उसको सस्पेंड करवाया। अच्छा। और वो मुझे याद है कि किन किन लीडर्स ने कहा था कि उसे सस्पेंड कीजिए, वो ठीक बात है, लेकिन जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया। क्योंकि अगर असेंबली में ही सब चीज़ें अच्छे से हो जाती तो आज ज़रूरत नहीं पड़ती हमें सुप्रीम कोर्ट में आने की, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हंगर स्ट्राइक पे, आई एम जॉइंटिस पेशेंट, और उसके बावजूद मुझे हंगर स्ट्राइक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर मुझे PSA के अंडर बुक करने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर सच में वो ईमानदारी के साथ असेंबली में काम कर गए होते हैं। कुछ एक आवाज़ें जो थी उठी, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आपने भी शुरू में CBI इंक्वायरी की मांग की। अब यहाँ पर जो इस तरफ के लोग हैं जो रेप अक्यूज को डिफेंड करने के लिए निकले, वो कहते हैं भाई हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ CBI इंक्वायरी की अब डिमांड कर रहे हैं। हम कहते हैं ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ये हमें नामंजूर है। जब आपने भी CBI इंक्वायरी की मांग की और अब वो भी CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं, तो उन दोनों डिमांड्स में क्या फ़र्क है? देखिए मैम, हमने मेरे और मेरे साथियों ने, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो बाकी लोग हैं मेरे साथ, और हमने जब देखा, जब पहले दिन हमने 10 तारीख को प्रोटेस्ट किया और डिमांड रखी अपनी, तो उस वक्त हमारे साथ वादा किया गया कि 24 घंटे के अंदर मुलजिमान अरेस्ट होंगे। 3 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। हमने भी कोई बात, हमने कहा चलिए कोई नहीं, 3 छोड़ के 4 दिन ले लीजिए। तीसरे दिन पुलिस एक जो पहली SIT है कठुआ पुलिस के अंडर, तो वो एक चीज़ रिवील करती है कि हमने 15 साल के एक बच्चे को अरेस्ट किया है। तो ये समझ में, मतलब हम उस चीज़ पे पूरी दुनिया ही हैरान हो गई कि ये एक 15 साल का बच्चा छोड़ के 25 का भी होता तो ऐसे कैसे कर सकता था। वन थिंग। अगले दिन 21 जनवरी को बच्ची का चौहरम था और उस पर पूरी कम्युनिटी इकट्ठे होने वाली थी। हमने डिमांड, अपील की सब लोगों से, वहाँ पे आए। फिर हमने एक नई डिमांड की कि भाई साहब, अब अगर DGP साहब भी खुद इंक्वायरी करेंगे, हमें कोई यकीन नहीं है, आप या तो CBI को दीजिए या जुडिशियल प्रोब करवाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको शक था कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो रही है? नहीं, वो बेसिकली एक तो एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो रही है, दूसरा किस तरह से एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुई? आपकी क्या एलिगेशन है? देखिए, उस वक्त तक तो जो एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग हुई थी वो इस तरह की है कि दीपक खजूरिया, जो पुलिस ऑफिसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, SPO, जिसने बहुत सारे काम किए। मतलब जब बच्ची गायब हुई उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में 10 तारीख को गए इसके वालिदैन,
अडॉप्टेड पेरेंट्स जो हैं, और जिन्होंने जाके एफआईआर देने की कोशिश की तो एसएचओ साहब ने और उसके मुंशी ने, कंसर्न मुंशी ने ये कहा कि ये सरकारी टाइम है चौधरी साहब, इसमें टाइम लगता है। और दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करो। तो वो बेचारे वापस गए, फिर दूसरे दिन फिर से आना पड़ा, और फिर शायद ऊपर से किसी का क्या हुआ, लगानी पड़ी एफआईआर। तो उसके बाद से ये दीपक खजूरिया अपॉइंट कर दिया गया। मतलब सोचने वाली बात है, दीपक खजूरिया कोई सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, वो एक एसपीओ है। वो किस कैपेसिटी में किसी सर्च टीम को लीड कर सकता है? कम से कम हवालदार तो होता, वो भी नहीं। ये दीपक और इसके साथ एक सिपाही, और ये हमारी कम्युनिटी के लोगों को लेके जंगल में गए बेसिकली। ये चीज़ समझने वाली है। जंगल में सर्च किया फॉर फॉर्मेलिटी। हमारे में से किसी एक बंदे ने बोल दिया कि जनाब जंगल में तो हम खाना बदोश हैं, जंगल का तो पता हम जानते हैं, इंसान का बच्चा है, कम से कम उस गांव की तरफ नज़र मार लीजिए। फिर इसने उन पे हमला कर दिया कि तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप तो पुलिस हो, आप पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हमारे लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो बहरहाल उसके बाद जिस दिन बच्ची की डेड बॉडी मिलती है, 2 लोग हमारी कम्युनिटी के दौड़ते हुए जाते हैं कि उनकी बहन की डेड बॉडी मिल गई। आगे से देखा कि ये दीपू आ जाता है, और दीपू इनको बोलता है कि किधर, मतलब दीपक खजूरिया, एग्जैक्टली, जी जी जी। तो ये जैसे आगे से आ जाता है तो ये पूछता है कि क्या, किधर जा रहे हो? तो वो बोलते हैं जनाब वो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हालांकि वो पुलिस को हमारे लोगों ने बताया कि डेड बॉडी मिली है, पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड बाय अस। तो बोलता है कि डेड बॉडी मिल गई, कहाँ से मिल गई? गालियाँ बकता और दोनों लड़कों को मुर्गा बना लेता है, कान पकड़ो और मुर्गे बन जाओ। 5 मिनट तक वो उनको मुर्गा सड़क पे बना के रखता है। फिर जब डेड बॉडी लेके कठुआ चले जाते हैं, वापस आते हुए मैं अपने लोगों से फ़ोन पे कहता हूँ कि सारे वहाँ पे गैदर हो जाओ, लड़कियाँ लड़के सब। फिर वहाँ पे ये वहीं पे होता है और हमारे लोगों को धमकाता है और कहता है कि ये काम करो, तुम यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट तो नहीं करने वाले। उसको कैसे पता था? फिर उसके बाद जिस दिन हमारे 21 तारीख को हम चाहरम के बाद प्रोटेस्ट करते हैं, ये बंदा सबसे ज़्यादा लाठी चार्ज करता है, सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को मारता है। तो उन बुनियाद पे हमें ये समझ में आ रहा था कि ये दीपू, इसको पूरी कहानी का पता है। हमने पहले दिन ही कहा था दीपू हालांकि रेप एंड मर्डर में शामिल हो ना हो मुझे नहीं था पता और ना मैंने कभी कहा, लेकिन ये कंफर्म था इसे पूरी कहानी का पता है, ये किसी को बचा रहा है, कवर अप कर। हाँ बिल्कुल। वो मैंने मतलब वो यूट्यूब पे मतलब इस पे सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है कि मैंने एसडीएम और एसएसपी से कहा कि भाई साहब दीपक जो है, ये कोई बहुत पेचीदा केस नहीं है, आप दीपक को पकड़िए, पूरी कहानी बता देगा। बट चाहरम भी आ गया, दीपक को अरेस्ट नहीं किया गया। हमने चाहरम पे जब सीबीआई की डिमांड की, मैंने कहा कि सीबीआई को दो या जुडिशियल प्रोब, लेकिन उस वक्त ये सारे तब तो हिंदू एकता मंच का जन्म नहीं हुआ था। ये बाहर वाले लोग बीजेपी, पीडीपी, एनसी, दूसरे तीसरे सारे, इन सब ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ एक चीज जरूर की कि मुझे उठाया और पीएसए के अंडर बुक कर दिया, अरेस्ट भी किया। हाँ मुझे अरेस्ट कर, जो कि आप पुलिस डिनाई करती है कि कोई पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगा है। हैरान कुन बात है कि 24 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन के, हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। और अंदर क्या क्या हुआ मेरे साथ कि एडिशनल एसपी आके मुझे ये बात कहता है कि बाकी तुझे छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ एक मदद कर दे हमारी, तू जो एमएलए साहब का नाम ले रहा है, सिटिंग एमएलए का, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ये कहा कि ये जुवेनाइल है, मैंने कहा ये जुवेनाइल भी नहीं है, ये भी एक्यूज्ड है, और ये जुवेनाइल नहीं है, इसको तुम जानबूझ के, और ये अकेला नहीं है। तो वो चाहते थे कि आप पूरे केस को एमएलए के साथ ना लिंक, बिल्कुल एमएलए के साथ लिंक ना करो, बाकी कोई बात नहीं, तुम्हारी पूरी। पर आपने एमएलए के खिलाफ तो कोई ऑफिशियल एक्यूजेशन तो नहीं आई? नहीं देखिए, अब एमएलए के खिलाफ अब कितना एक ऑफिशियल क्या करें, मतलब मैं मुझे इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट में नहीं है उनका नहीं, अब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसलिए इस पे हमें अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, वी शुड लेट द पुलिस डू इट्स जॉब। लेकिन आपके मुताबिक पुलिस चाहती थी कि आप लोकल एमएलए का नाम ना लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप पे वो दबाव था कि आप उनको उससे लिंक ना करें केस को किसी भी तरह। अब आप मुझे ये बताइए, हिंदू एकता मंच आप कहते हैं उस समय जन्म नहीं हुआ, तो ये फिर जन्म एकदम से कैसे हो गया? ये असल में एकदम भी नहीं हुआ जन्म, बेसिकली जब क्राइम की टीम बन गई, तीसरी एसआईटी, तो क्राइम की टीम आके क्या करी वो नहीं मेरे को पता, लेकिन शुभम सांगड़ा, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी नज़रों में वो जुवेनाइल नहीं है, और वो प्रूफ भी होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी प्रूफ होगा, साबित होगा। हम कोर्ट में फिर से जा रहे हैं, कोर्ट ने जो एक रेप अक्यूज है, जो सबसे पहले बिल्कुल जो सबसे पहले आप कह रहे वो जुवेनाइल नहीं है, उसने कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको साबित किया कि वो जुवेनाइल नहीं है। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सीजीएम साहब किस आधार पे, बट वो हम कोर्ट में देखेंगे और वो साबित भी होगा, ये मेरा वादा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि 28 दिन हो गए, वही शुभम सांगड़ा अरेस्ट है, किसी को अरेस्ट ही नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रही बात क्या है, थक गए हम। सीएम साहिबा क्या काम करती हैं, अपने लोगों को बेचती हैं, गवर्नमेंट के लोगों को, उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स जो हैं उनको उठा के अपने पास बुलाती हैं और ट्वीट कर देती हैं कि मैं इनको इंसाफ दूंगी,
और उससे होता क्या है, जो मैं चाह रहा था उसमें कमजोरी आ गई, गवर्नमेंट वही चाहती थी कि कमजोर हो। वो कैसे कि जो हर जगह एक मूवमेंट खड़ी हो रही थी, जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, हैदराबाद में हुआ, हरियाणा पंजाब में हुआ, कश्मीर में हुआ, तो छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे। मैं चाह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बने, पूरे नेशन की आवाज़ बने, लेकिन गवर्नमेंट ने रातों रात माँ बाप को उठाया, अपने पास बिठाया और कह दिया कि आपको पैसा भी मिलेगा और आपको नौकरी भी मिलेगी आपके बेटे को। हालांकि उनका बेटा अभी अंडर एज है और 10वीं फेल है, ठीक है, वो मिल जानी चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए, वो करें जो करना है, लेकिन वो मूवमेंट की कमर तोड़। पर इसमें सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं, पीडीपी के लोग नहीं, इसमें कांग्रेस के लोकल नेताओं ने भी हिंदू एकता मंच की सपोर्ट की। रविंदर शर्मा जो स्पोक्स पर्सन थे, बीएल सलाठिया जो जम्मू एंड कश्मीर बार एसोसिएशन के हेड है, वो गुलाम नबी आज़ाद के करीब थे, एक ज़माने में उनके पोलिंग एजेंट थे। गुलाम मीर ने भी इनिशियली पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जम्मू की एक रीजनल पॉलिटिक्स, जम्मू रीजन की रीजनल पॉलिटिक्स देखने को मिली, जहां लगभग सभी पार्टी के लोगों ने कुछ गड़बड़ की? देखिए मैम, मैं सबसे पहले मतलब एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपने इस बात पे मैं आता हूँ। हिंदू एकता मंच का जो जन्म है ना, ये सिर्फ तब हुआ जब हम हंगर स्ट्राइक पे गए और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को थक हार के रजू किया कि जनाब मेहरबानी आप इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कीजिए। तो पहले किसी ने हिंदू एकता मंच का नाम नहीं सुना था, उसका हिंदू नाम एकता मंच नहीं था ही नहीं, बना हुआ नहीं था तब तक। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्राइम को ये ऑर्डर किया कि भाई आप हर हफ्ते मुझे स्टेटस रिपोर्ट दिखाएंगे, तो अब उसके बाद, हालांकि मुझे नहीं पता उससे पहले भी काम कर रही होगी, आई अप्रिशिएट क्राइम की टीम को, मैं बहुत मान करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले कुछ काम नहीं था। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेटस रिपोर्ट आई तो उसमें जाहिर हो गया, जैसे हम हंगर स्ट्राइक से उठे, कोर्ट में गए, दूसरे दिन दीपक खजूरिया अरेस्ट हो गया। एक चीज़। दूसरे नंबर पर जहाँ तक ये सवाल है पॉलिटिकल पार्टियों का, कठुआ एमएलए हीरानगर, एक्स एमएलए हीरानगर गिरधारी लाल चलोत्रा कांग्रेस का, और वहाँ पे एक्स एमएलसी कठुआ सुभाष भगत कांग्रेस का, सुभाष गुप्ता सॉरी कांग्रेस का, और यूथ प्रेसिडेंट असेंबली हीरानगर रोमी शर्मा, वो क्या बात कहता है हिंदू एकता मंच के जलसे में जाके कि आज हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत है। और मतलब जो एक चीज़ बनी नाजायज़ नाम से है, देखो हिंदू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक मकसद को लेके आप जम्मू एकता मंच क्यों नहीं बनाए? आप सेकुलर एकता मंच क्यों नहीं बना लिए? आप हिंदू मुस्लिम एकता मंच क्यों नहीं बना लिए? आपने हिंदू एकता ही मंच बना लिया और उसमें क्लियर कट ये कहा कि भाई आज हिंदुओं को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, देखो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और हम तिरंगा झंडा, हम बड़े देशभक्त हैं। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं आप? और एक चीज़ जो आपने कही, इसमें पैंथर्स पार्टी ने सबसे अहम रोल प्ले किया है पोलराइज करने के लिए। हम अकेला बीजेपी को ब्लेम करते रहेंगे, वो मुनासिब नहीं होगा। कांग्रेस, और इनफैक्ट 2 दिन पहले याद आया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अपना एक बंदा जो हीरानगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा था, वो भी इसके अंदर लगा हुआ था, वो भी हिंदू एकता मंच को, जिसके खिलाफ उन्होंने अब शायद, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत थोड़ा सा एक्शन लिया। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पैंथर्स पार्टी, हाँ सभी के इंडिविजुअल लेवल पर बिल्कुल बिल्कुल लोग इस अपनी लोकल पॉलिटिक्स खेल, लोकल पॉलिटिक्स। और कठुआ एमएलए का रोल क्या रहा जो बीजेपी के हैं? कठुआ एमएलए साहब जो हैं वो जिस दिन हिंदू एकता मंच के जलसे में लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा जाके तकरीर करते हैं, हाँ, हटाया गया, हाँ। बिल्कुल, जब ये जाके तकरीर करते हैं कि क्या हो गया, एक लड़की मर गई, एक लड़की का रेप हो गया, यहाँ तो चलता है यार, और दूसरा 144 क्या होता है, तोड़ दो इसे। तीसरा कहता है कि अगर आंदोलन करना है तो दम से करो, नहीं तो भाग जाओ। फिर चौथे ये कहते हैं कि तुम क्यों पलायन करते हो भाई, वो एक ड्रामा रचा था इन्होंने गाँव से पलायन करने का, तुम क्यों पलायन कर रहे हो, पलायन तो हमें करवाना, पलायन क्यों करते हो? पीछे से एमएलए कठुआ साहब बोलते हैं कि पलायन तो उनको करवाना है, और आज पिछले 4-5 दिन से एमएलए कठुआ गायब हैं। वो समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों गायब हैं, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कॉग्निजेंस लिया है। कठुआ के जो वो वकीलों ने, मतलब पूरी वकालत के तबके को दागदार किया है गुंडागर्दी करके, और जम्मू बंद पे जिस तरह से हाथों में लाठियां लेके वकीलों ने ड्राइवर और कंडक्टर्स को पीटा है, तो वो चीज़ से जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कॉग्निजेंस लिया, अब ये एमएलए साहब भी कहीं गायब हैं। अब तो मुझे लगता है एमएलए भी अंडरग्राउंड, हाँ बिल्कुल अंडर। देखिए ना, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा जनाब आलोकपुरी साहब को, जो एक्स चीफ थे इनके क्राइम के। उन्होंने कहा था, दिस हीनियस क्राइम हैज़ डन टू टेरराइज द ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटी इन सांबा एंड कठुआ एरिया। तो दैट वाज वो तो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम बात ना बढ़ाई जाए, ये रेप और मर्डर है, एक बच्ची का है, वो बच्ची मुसलमान भी हो सकती थी, हिंदू भी हो सकती थी, किसी और धर्म की भी हो सकती थी। पर आपका ये आरोप है कि वन एलिमेंट
in this crime was to create fear in the बकरवाल community कि वो वहाँ से चले जाए. आपका ये आरोप है. हाँ, इसमें ऐसा है मैडम, ये बेसिकली एक आदमी तो होगा नहीं. जिस तरह से सांजी पटवारी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा, सांजी पटवारी जो है वो सांजी राम है जो मेन अक्यूज. हाँ बिल्कुल, अब बेसिकली वो पटवारी के नाम से जो देवस्थान मास्टरमाइंड है, जिसके पास चाबियां रहती थी, और उसने आज से 3 साल पहले एक उसी देवस्थान के अंदर सब लोगों को बुला के ये कहा कि जितनी भी ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पे आती है, मतलब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो आजकल मीडिया पे सब जगह चल रहा है कि ये लैंड का इशू है, ज़मीन का मामला था. ज़मीन का कोई मामला नहीं है. ट्राइबल को ज़मीन नहीं चाहिए, उनको ग्रेजिंग राइट्स चाहिए. और जहाँ पे ये हीरानगर और कठुआ है, यहाँ पे ग्रेजिंग राइट्स भी नहीं उनके पास. वहाँ पे उन लोगों से ज़मीन पत्ते खरीद के लेते हैं ये, और लाखों रुपए एक 6 महीने का देते हैं, और आप उसके बदले करते भी कुछ नहीं. आपके पास जो ज़मीन है वो अपने आप उस पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, अगली बार आपको लाख रुपया मिलता है. तो ये सारा मतलब एक पोलराइजेशन. ये लैंड के लिए नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट राइट्स या ग्रेजिंग राइट्स के लिए फॉर द कैटल. लेकिन सांजी राम जो उनका नाम है, जो पटवारी भी थे, जो मास्टरमाइंड इस केस में मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने क्या वो पूरी बात आपने नहीं की? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आज से 3 साल पहले देवीस्थान के अंदर पूरे गांव रसाना गांव के 20-30 घर हैं रसाना में, 20 से ज़्यादा नहीं है, 20-25 से. तो पूरे गांव वालों को बुला के ये कसम दिलवाई कि आज के बाद हम किसी भी मुसलमान यानी कि ट्राइब्स, मुसलमान को पत्ते नहीं देंगे. अगर देने हैं आपको तो हिंदू को बुलाओ. अब ये समझने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 12 कम्युनिटीज जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आती हैं. आप प्रूव कर सकते हैं कि सांजी ने ये बोला? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं. ये आपके पास वीडियो या कोई आई विटनेसेस? इसके आई विटनेसेस हमारे पास है, और उसके बाद का जो कामकाज हुआ वो सारे का सारा. तो आपका ये कहना है कि देयरफॉर एक तरह से जो सांजी और जो बाकी उनका एक ग्रुप था, वो एक एंटी बकरवाल, एंटी गुज्जर, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे. और ये जो बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है, ये भी उसी कंस्पिरेसी में एक एलिमेंट था. मैडम आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए. लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चले. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अब बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं. हम पहले आए नहीं थे, बहरहाल पहले भी आए होते तो होता. ऑनरेबल जम्मू हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग फंसेंगे. ये हिंदू एकता मंच बना ही इसीलिए है कि उन मुलजिमान को बचाया जाए. मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये सांजी राम जो है ये भी हिंदू एकता मंच का लीडर था. बनाया कि हिंदुओं को बचाना है. बेसिकली हिंदुओं को नहीं बचाना, बेसिकली ये वो रेपिस्ट को बचाना चाहते हैं. पर हिंदू एकता मंच कब फॉर्म हुआ आपके मुताबिक? जब 1 महीने बाद. पहले कभी नहीं था, बिल्कुल नहीं था हिंदू एकता मंच. इस जमीन पे है ही नहीं. ये दीपक खजूरिया के अरेस्ट होने के बाद, और मैं एक चीज 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो खुद उन्होंने बताया हिंदू एकता मंच ने कि हमने रेप एंड मर्डर किया है. देखिए कैसे. सबसे पहले जिस दिन हिंदू एकता मंच रैली निकालता है, वो शेमफुल रैली, तिरंगे झंडे की तौहीन वाली, उस पर सीएम साहिबा ने कहा कि भाई तुमने तो बहुत शर्मिंदगी, यार ये क्या मुसीबत है. तो उस पर हिंदू एकता मंच का प्रेसिडेंट जो है विजय कुमार शर्मा ये बात कहता है कि मैडम आपके पास कौन सा जाविया है, आप कैसे कह सकती हैं वो रेपिस्ट है, कोर्ट विल प्रूव. ठीक बात है, हम मान लेते हैं. दूसरी तरफ क्या स्टेटमेंट देते हैं, अरे भाई इसका मुलजिम तो वो है, वो शुभम सांगड़ा जो जुवेनाइल है, उसने तो कन्फेस भी कर लिया है. अब विजय गुप्ता साहब आप बताइए आपके पास क्या जाविया है. आप कैसे कह रहे हैं कि वो कल्प्रेट है, ये कल्प्रेट नहीं है आपके पास? इसका मतलब है आपको पूरी कहानी का पता है. आपको पता है कि उस बंदे पे नजला डाल दो सारा, वो जो विनाइल है वो भी बच जाएगा और इसकी आड़ में दूसरे भी बच जाएंगे. एक ये भी सवाल उठा है कि एक जो चार्जशीट में कहा जाता है कि एक अक्यूज्ड रेपिस्ट को वो मेरठ में था और उसने बोला कि आप मेरी वेट करिए, बच्ची को तब तक वहां रखिए जब तक मैं नहीं पहुंचता. फिर उसने भी पहुंच के, चार्जशीट के मुताबिक, मैं चार्जशीट से कोट कर रही हूँ, उसने भी आके रेप किया बच्ची को. लेकिन कुछ इस तरफ के लोग हैं जिन्होंने, मतलब जो उसकी समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, देख लीजिए, आप देख लीजिए एडमिशन फॉर्म देख लीजिए, वहाँ पे नाम जिस दिन साइन हुआ है इससे ये तय होता है कि वो तो मेरठ में थे, वो तो कठुआ में थे ही नहीं. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विशाल नाम जो विशाल, बेसिकली मैडम जिस दिन 17 तारीख को ये बच्ची की डेड बॉडी हमें मिलती है, उससे पहले दिन 16 तारीख को विशाल को उसी गांव रसाना में हमारे लोगों ने देखा. आई विटनेसेस हैं. आई विटनेसेस देखिए, तो वो सिग्नेचर आपको लगता है किसी ने फोर्ज किया? वो सारी कहानी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी की सारी कहानी क्राइम साबित करेगी. क्राइम की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो साबित करेगी. लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने ये बता रहा हूँ कि जिस दिन 16 तारीख थी, 17 को ये अहल सुबह भागा है.
एल सुबह यहाँ से ट्रेन पकड़ी है कि कैसे गया है, 17 को ये गया है, 16 तारीख को इसे हमारे लोगों ने वहाँ पे देखा है। और एक चीज़ और, जब ये बच्ची गुम थी, जो बच्ची की माँ है वो उस गांव से गुजरती हुई गई, तो किसी आंटी ने उनसे बोला जो उसी गांव की हैं, ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं, उनको दुख आया, रोने लगी और कहा बहन बात सुन, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे साथ में श्यामा भी सोया हुआ था। श्यामा इज़ अ निक नेम ऑफ दिस विशाल। श्यामा भी सोया हुआ था। ये कब, यानी कि बच्ची कब गायब हुई? 10 तारीख को गायब हुई, 17 को उसकी डेड बॉडी मिली, यानी कि इसी के बीच में ना। बिल्कुल। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है कि आपकी भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन की है, कहा है कि भाई आपके खिलाफ भी केसेस थे, एक अटेम्प्टेड मर्डर का केस आपके खिलाफ है, उसके बारे में आप क्या बोलें? मेरे केसेस जो है किसी की मर्डर और उस तरह के नहीं है। मेरे केसेस सच में मर्डर का केस है। हाँ बिल्कुल है। देखिए, मेरी कम्युनिटी के एक लड़के को 2013 में पुलिस जो है पीछा करते हुए, जब वो भागता है जान बचाने के लिए, पुलिस उसके सर में डंडा मार के जान से मार देती है। वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है नगरोटा में, और उस प्रोटेस्ट को मैं लीड करता हूँ और डिमांड ये करता हूँ कि जनाब जिन पुलिस वालों ने इस लड़के को मारा है उन पर FIR दर्ज कर दीजिए। एक डिमांड है बस। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस अटैक करती है, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज करती है, मुझे अरेस्ट करके ले जाती है और 8 दिन तक पुलिस स्टेशन में बंद रखती है, और मेरे पे चार्जेस लगा देती है कि इसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया DSP साहब को, एक केस। दूसरा, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जब था, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गोजरी एंड पहाड़ी रिसर्च सेंटर्स जो हैं एक वक्त की 2002 की यूनिवर्सिटी काउंसिल ने अप्रूव्ड किए हुए थे, तो वक्त का जो VC और उसकी नीचे के लोग थे वो वहाँ पे उसे शुरू नहीं कर रहे थे। मैं एक लंबे दौर से प्रोटेस्ट करते करते हंगर स्ट्राइक तक पहुँचा अपने साथियों के साथ, और हंगर स्ट्राइक में जब हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन GBSW और एक PSA, हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी के गूंज और संघ के लोगों ने आके हम पे अटैक किया, लड़कियों पे अटैक किया, और उसकी चलते क्या हुआ कि हमारा खैर क्या होता है यूनिवर्सिटी में, हमने क्या करना था, उन्होंने जब लड़कियों पे अटैक किया, आगे से हमने उनको बचाव किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि हमारे खिलाफ थी, उन्होंने उठ के FIR 307 हमारे पे लगा के, और आप यकीन मानेंगे मैं नहीं हूँ तालिब अकेला, ठीक है, मैं अटेम्प्ट टू मर्डर कर भी सकता हूँ कभी, जबकि किया नहीं आज तक, लेकिन 5-6 लड़कियां ऐसी हैं जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का वो है कि 307 लड़कियां। फॉल्स है, फाल्स है, वो तो अभी चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट में वो खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, आपने जैसे कहा कि इसी गांव में आप भी बचपन में रहे, लेकिन आप इसी कम्युनिटी के हैं जी। आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई कश्मीर फ्लड्स में जी, लेकिन आप कम्युनिटी जैसे मूव करती है, जैसे बहुत लोग शायद जानते नहीं है, नोमैड कम्युनिटी है, ये मूव करती रहती है, आप जम्मू में रह के पढ़े जी, तो वो कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी में? देखिए, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं जम्मू में पला बढ़ा, मेरा पूरी ज़िंदगी जम्मू में गुजरी। मैं कश्मीर में सिर्फ एक टूरिस्ट के तौर पे जाता हूँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है जम्मू का, मैं जम्मू की इतनी अच्छी डोगरी बोलता हूँ। इनफैक्ट जब इस बच्ची के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मैं डोगरी में स्पीचेस कर रहा था, तो जब डोगरी में स्पीचेस कर रहा था, सामने जो आंटियाँ बैठी हुई थी और बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, वो रो रहे थे। वही अंकल और आंटी चंद दिनों के बाद प्रेशराइज हुए और उन्होंने कहा कि पानी मत ले जाइए, हमें प्रेशर है कहीं से। एक चीज़। दूसरे नंबर पे मैं 2nd, 3rd और 4th छन मोरिया और बनियाड़ा, ये रसाना के बिल्कुल जुड़ते हुए गांव हैं, इनमें रहा, इन स्कूलों में पढ़ा हूँ। काके, पूजा, रामपाल और रिंकू भैया ये मेरे साथ थे। रिंकू भैया सीनियर थे, बाकी ये 2 लड़कियां पूजा और काके मैथ में मुझसे इंटेलिजेंट, बाकी तो मतलब नो टेंशन बिटवीन हिंदूज, कोई नहीं। और रामपाल, जो मैं सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ, मैं नंगे पाँव स्कूल जाता था। आज तो चलो प्रोटेस्ट पे हूँ, उस वक्त मैं नंगे पाँव स्कूल जाता था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ब्राह्मण गांव था पूरा, बनियाड़ा, आज भी है मौजूद। तो मैं जब स्कूल में गया, रामपाल जो था, पालू नाम का, आज फौज में है, वो मेरे साथ स्कूल में क्लासमेट था। उसने देखा कि मैं नंगे पाँव हूँ। दूसरे दिन उसने मुझे कहा कि मम्मी ने तुझे बुलाया है। जब मैं उनके घर गया, हालांकि बड़ा वो था ब्राह्मणों में कि भाई कोई ट्राइब लड़का आ जाएगा, अगर हम हैंड पंप के साथ पानी हाथ लगा दें तो वो पूरा पंप धोना पड़ेगा, तो वो सब। तो मैं घर गया जब, तो मैं डरता गया, मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मसला है। तो आंटी ने मुझे बुलाया और कहा आ गया तालिब। तो मैं एकदम शॉक हो गया। आंटी ने मुझे गले लगाया और गुड़ दिया, गुड़ के 2 पीस करके अलग अलग दिया। पालू को आधा दिया और आधा मुझे, और मुझे कहा कि पालू के मुंह में डाल, और पालू को कहा कि इसके मुंह में डाल, और हमें गले लगवाया। और अंदर से एक जो था डब्बा लेके आई, मुझे कहा कि खोल इसे। तो मैंने कहा आंटी क्या है ये? बोला खोल बेटा इसे। मैंने देखा तो उसमें बहुत अच्छे जूते थे मेरे लिए। और मतलब वो वक्त जब भी मुझे याद आता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ। इनफैक्ट पिछले साल मैं मतलब कोशिश कर रहा था कि कुछ लिखूँ इस पर, कहानी लिखूँ, लेकिन फिर कभी वक्त नहीं मिलता। तो मतलब ये हालत है वहाँ के लोगों की।
कि मतलब वो आंटी उसके बाद मेरी बहन की शादी हुई उसमें आई, मेरी अम्मी उनके घर जाया करती थी, मेरी अम्मी जब गुजर गई तो वो आज भी मेरे साथ राब्ते में है आज। लेकिन इस वक्त जो मतलब ये टेंशन क्रिएट हुई है, वो बेचारों से मैं राब्ता नहीं कर पाया, वो मेरे से नहीं कर पाए। हिंदू और मुसलमान का तो वहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको वोट चाहिए, बेसिकली आप देख लीजिएगा बरखा मैम, आने वाले वक्त में देख लीजिएगा ये जितनी भी पार्टियां हैं इस कोशिश में, हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है असेंबली सेगमेंट वो रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल कास्ट। आने वाले वक्त में वो खुलने के चांसेस हैं। मेजॉरिटी वोटर कौन है वहां पे? अपर कास्ट है, राजपूत और ब्राह्मण है, राजपूत कम है, ब्राह्मण ज्यादा है। तो ये उस चीज को हवा देके आने वाले वक्त में अपने अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। लेकिन एक हवा एक तरह से बना हुआ है, और वो दोनों रीजन्स में जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से ये एक कंस्पिरेसी थियरी रहती है। वो कहते हैं आप हमारी डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं आप हमारी डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस मामले पे क्या कहेंगे? ये बहुत बदकिस्मती है बेसिकली। देखिए, आप एक तरफ से कहते हैं, आप तालिब को ये कह देते हैं कि डिबेट में हम बीजेपी के लीडर कहते हैं तालिब तो एंटी नेशनल है, परसों मुझ पे हमला करते हैं, बोलते तू पाकिस्तानी है। भाई साहब, मैं हिंदुस्तान के कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को लगाइए, वो हिंदुस्तान कानून का है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। रियासत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है ट्राइब्स की है, आप उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो मुसलमान है, मेजॉरिटी में वो मुसलमान है, इसलिए नहीं दे रहे आप। और दूसरे नंबर देखिए, ज़मीन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने बताया ना पहले भी, आप अभी देखा बच्ची के मामले में आपके मीडिया ने, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, कहाँ है वो? सनासर क्रॉस कर गया आज की डेट में। उनका बच्ची का खुद का मकान है वहाँ पे, 7 साल पहले मलकियत ज़मीन खरीद के, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया, मलकियत ज़मीन खरीद के मकान बनाया, अच्छा खासा मकान बनाया हुआ है। तो क्या कर रहे हैं? जब मार्च और अप्रैल की धूप निकली वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे इनके पास जानवर हैं। ये जिन ट्राइब्स के पास जानवर नहीं है वो जम्मू में दिहाड़ियाँ लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल की धूप निकलेगी वो भी गाड़ी में अपना सामान लोड करेंगे, कश्मीर चले जाएंगे, कश्मीर में जाके भीख मांगेंगे। लेकिन जब कश्मीर में थोड़ी सी सर्दी हुई फिर जम्मू आ जाए। ट्राइबल के कैरेक्टर में मूवमेंट है। आप उसको जम्मू के अंदर 5 मंजिला इमारत बना के एसी के लगा के दे दीजिए, वो नहीं रुकेगा, सवाल नहीं पैदा होता। तो यहाँ से ये एक्सपोज हो जाते हैं कि ट्राइबल को लैंड नहीं चाहिए। भाई साहब, इन्होंने पिछले 3 साल से एक ब्रांडिंग करी है ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि जम्मू सूबा के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में कौन लोग हैं? ट्राइबल कम्युनिटी। तो आपने पिछले 3 साल में इन लोगों ने क्या काम किया कि ब्रांडिंग करी। सबसे पहले ब्रांडिंग क्या करी कि ये लैंड ग्रैबर हैं, ये फॉरेस्ट इंक्रोचर्स हैं, ये कैटल स्मगलर हैं, और कैटल स्मगलर के नाम पे बेगुनाह कई लड़कों पे PSA लगा दिया। और लैंड इंक्रोचर्स के मसले पे जम्मू के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक बला बना रखी है, JDA। वो जहाँ भी जाती है पिछले 3 साल में, आप रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ मुस्लिम बस्ती हैं जहाँ पे, वहाँ पे कर दीजिए। हमने पिछले दिनों अंकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की गवर्नमेंट से कि आपके पास पूरा डाटा मौजूद है, आप एक गजट की सूरत में इसे पब्लिश कर दीजिए, कितनी जमीन किसके पास है सब क्लियर हो जाएगा। बट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। बेसिकली है क्या है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे आपने इतना हल्ला कर दिया इसलिए कि आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं देना। ये बच्ची का मसला जो है इसको घुमा लें, और ताकि एक नई डिबेट खड़ी हो जाए। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, अब कोर्ट के पास ही छोड़ना पड़ेगा मामला। लेकिन आपने बहुत इस पे काम किया। मैं फिर कहूंगी कि केवल आप ही की वजह से ये पूरा जो एक तरह से एक हादसा हुआ एक बच्ची के साथ, वो पूरा देश और पूरी दुनिया जाता है। इसके लिए आपको मुबारकबाद तालिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का।